Hello everyone, welcome to your accountancy class. Today we will start a new chapter. आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं. चैप्टर 11 जो है आपका बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या किस तरह से किसमें कैसे एंट्रीज की जाती हैं. द चैप्टर का नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. सबसे पहले हम देखते हैं एंट्री इन कैश बुक्स. With the growth of business, the number of transactions also grow simultaneously and necessary to classify the transactions according to nature and record them separately to help the businessman to get the results easily. This division of accounting is known as division of journals, and the books where these categorized entries are recorded as per their nature is known as subsidiary books, and these are also called books of original entry. Some of the main subsidiary books are as follows. जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाता है किसी भी जगह में बिजनेस जब बहुत बड़ा हो जाता है तो ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक हो जाते हैं. जब ट्रांजैक्शंस बहुत अधिक हो जाते हैं तो बिजनेसमैन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है एक ही जगह में अगर सारे ट्रांजैक्शंस एक साथ रहेंगे. तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि उनको अलग अलग बुक्स में उनके नेचर के हिसाब से उनको अलग अलग बुक्स में एंटर करते हैं ताकि उनको खोजना आसान हो जाए. एंड इस तरह से जो डिवीजन होता है उसको हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज कहते हैं. एंड हर जो अलग अलग बुक्स में जो एंट्रीज करते हैं वो उनके नेचर के हिसाब से किस तरह के ट्रांजैक्शंस को किस तरह के बुक्स में एंटर करना चाहिए ये वहां पे ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है. ये जो अलग अलग तरह के बुक्स बनाते हैं इन्हें हम सब्सिडरी बुक्स भी कहते हैं या फिर इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है. कुछ बुक्स जो बहुत कॉमन होते हैं सब्सिडरी बुक्स वो कुछ इस तरह से है. कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, कैश सेल्स रिटर्न बुक, इस तरह से. जैसे कि कैश बुक में क्या होगा, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस को एंटर किए जाएंगे. जितने भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं इस बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को एंटर करते हैं. इसके बाद में परचेज बुक में जितने भी उनके क्रेडिट परचेजेस होते हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है. इसी तरह से सेल्स जितने भी क्रेडिट सेल्स होते हैं क्रेडिट सेल्स को इस बुक के अंदर सेल्स बुक के अंदर एंटर किया जाता है. उसी तरह जब बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत अधिक क्रेडिट सेल्स भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि क्रेडिट सेल्स और परचेजेस नहीं होते हैं, बहुत अधिक होते हैं. तो इसीलिए इन सब के लिए अलग अलग बुक रखा गया है. उसी तरह से परचेज रिटर्न बुक क्या रखा गया है. When goods are purchased or returned for any reason, such returns are recorded in a book called purchase return book. This is also called return onward book. इस तरह से जितने भी रिटर्न होंगे उन सबको इसमें लिखा जाता है. बहुत सारे कारणों से गुड्स बहुत बार रिटर्न होते रहते हैं तो उन सबको एक जगह में अलग से रिटर्न लिखा जाता है. इसके बाद में और भी बुक्स हैं जो कुछ हम और देख रहे हैं अभी. सेल्स रिटर्न बुक, when goods सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक एंड जर्नल प्रॉपर. दीज आर द फ्यू, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट जर्नल बुक्स हैं. इनके अंदर में अधिकतर हर बड़ा ऑर्गेनाइजेशन जो है अधिकतर इतने मिनिमम बुक्स तो ये जो 8 बुक्स है ये जरूर मेंटेन करता है. इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स होते हैं बट ये 8 बुक्स जरूर मेंटेन करता है. अब सेल्स रिटर्न बुक क्या है. व्हेन गुड्स आर sold or returned for any reason, such returns are recorded in a book called sales return book. This is also called as return inward book. सेल्स रिटर्न बुक को रिटर्न इनवर्ड बुक भी कहते हैं. इसके बाद में एक हमारा बुक होता है बिल्स रिसीवेबल बुक एंड दूसरा बिल्स पेएबल बुक. अब बिल्स रिसीवेबल क्या है. दिस बुक इज यूज्ड टू रिकॉर्ड बिल्स, प्रॉमिसरी नोट्स, हुंडीज एक्सेट्रा ऑफ एन अमाउंट रिसीवेबल्स. जो रिकॉर्ड में जितने बिल्स हमें रिसीव करने होते हैं, कई बार आप कुछ प्रॉमिसरी नोट पे साइन करवा के भी गुड्स सेल कर रहे हो तो वहां कहाँ कहाँ से हमें इस तरह के प्रॉमिसरी नोट्स के थ्रू या हुंडीज के थ्रू या कुछ बिल्स के थ्रू जो अमाउंट मिलने वाला है उन सबको ऑर्गेनाइजेशन एक बुक में रिकॉर्ड करता है. उसी तरह से जिस तरह से मिल रहे हैं उसी तरह से वो देता भी है. बिजनेसमैन जो है वो दूसरे कंपनी दूसरे लोगों से भी इस तरह से क्रेडिट में जो लाती है उनके बिल्स पेएबल रह जाते हैं या प्रॉमिसरी नोट्स कहीं पे लिख करके लाए हैं तो इस तरह से जहां जहां दिया गया है वो पेमेंट जहां जहां करना है उसको भी एक दूसरे बुक पे लिख के रखते हैं. सो दैट बुक इज नोन एज बिल्स पेएबल बुक. This book is used to record bills, promissory notes, hundies of etc. of amounts payable. The amount which has to be paid to other parties is written in this book. Then the another book number 8 में आता है आपका journal proper.
This book is used to record entries which are not entered in the above mentioned books like opening entries, adjustment entries, rectification entries, etc. जर्नल प्रॉपर में क्या करते हैं, जितने भी बुक्स है, हमने ऊपर में जैसे कैश बुक देखा, परचेज बुक देखा, रिटर्न सेल्स बुक देखा, सेल्स रिटर्न, ये सारे बुक्स को छोड़ करके इनमें जितनी एंट्रीज होनी थी हो गई है। इसके बाद में जो एंट्रीज बच जाती है उनको जर्नल प्रॉपर में डाला जाता है। जैसे कि कई बार बहुत सारे एडजस्टमेंट एंट्रीज करने पड़ते हैं, ओपनिंग एंट्रीज करनी पड़ती है, एंड जो गलत एंट्री हो गया है उसको रेक्टिफाई करके डालना पड़ता है। तो ये सारी जो एंट्रीज होती है ये जर्नल प्रॉपर में होती है। दिस बुक इज नोन एज जर्नल प्रॉपर। Each subsidiary book is used to record only a particular type of transaction, and number of subsidiary books can be increased or reduced as per the requirement. यहाँ एक और बात बताई जाती है कि हर सब्सिडरी बुक्स जो है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किस तरह के ट्रांजैक्शंस को उस बुक में एंटर करना है, एक पर्टिकुलर तरह के जितनी भी ट्रांजैक्शंस है उनको एंटर करने के लिए एक सब्सिडरी बुक बनाया जाता है। ये सब्सिडरी बुक्स अधिक भी हो सकते हैं, कम भी हो सकता है, जरूरत के मुताबिक इनको अलग किया जाता है, अलग अलग तरह से बनाया जाता है। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स और सब डिविजन ऑफ जर्नल्स। इसके फायदे क्या है? सब्सिडरी बुक्स जो इतने सारे बुक्स बनाएंगे, जैसे कि हम पहले जानते थे कि सारे जर्नल एंट्रीज एक ही बुक में करते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं कि सारे जर्नल एंट्रीज को अलग अलग बुक्स में लिखते हैं। तो अलग अलग सब्सिडरी बुक्स में लिखने के फायदे क्या है ये अब हम देखते हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस, या इसके लाभ क्या है ये हम देख रहे हैं। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स के बहुत फायदे हैं जो कुछ इस तरह से है, जिसमें पहला है डिवीजन ऑफ वर्क। A number of books are used for making original entries due to subdivision of journal. This facilitates division of work among employees as per their ability. अलग अलग तरह के बुक्स होने की वजह से आसानी ये होती है कि हम काम को बांट सकते हैं। वैसे तो नहीं तो एक या दो इंसान ही होंगे जो सारे जर्नल बुक्स को एंट्रीज को बुक्स में एंटर कर रहे हैं। अगर हम बहुत सारे बुक्स रखते हैं तो जिनको जिस काम से रिलेटेड है उनको उस तरह के बुक दे दिए जाते हैं, एंड वो उसको उसमें सारे एंट्रीज करते रहता है। जैसे अगर कोई एक कैश बुक में कैश एम्प्लॉई है, वो कैश की जगह बैठा है, सिर्फ कैश रिसीव करता है, तो उसको कैश बुक दे दिया जाता है, बिकॉज ही कैन हैंडल ऑल द कैश ट्रांजेक्शन, और सारे एंट्रीज को वो फटाफट कर सकता है। इसी तरह से दूसरा जो परचेज बुक में कर रहा हो, जो परचेजिंग का काम करता है, उसको अगर परचेज बुक दे दिया जाए तो जैसे ही वो परचेजिंग करेगा इमिडिएटली उसके सारे ट्रांजैक्शंस उसमें डालता जाएगा, तो वो उसकी एबिलिटी हो जाएगी। इस तरह से जिसकी जितनी एबिलिटी होती है, मतलब एक काम को अगर एक इंसान करता है तो बहुत अधिक टाइम लगेगा, वहीं पे ये काम को बांटने में बहुत आसानी होती है। 5-6 लोग मिलकर के अगर एक काम को कर रहे हैं तो काम हल्का हो जाता है और जल्दी होता है, जिसमें गलतियां भी कम होती है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि गलतियां भी कम होती है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्या है कि सेविंग ऑफ टाइम। अब बहुत सारे लोग मिलकर के एक काम को कर रहे हैं तो नेचुरली टाइम बचेगा। जिस काम को एक आदमी 10 घंटे में कर रहा है, जैसे हम लोग सोचते हैं, तो अगर 5 आदमी मिलकर करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, टाइम की काफी बचत होती है। Saving of time. Subdivision of journals saves time as separate books are maintained by different employees. हर एम्प्लॉय के पास में अपना अलग अलग बुक है एंड वो उसमें एंट्रीज करता रहता है, तो इसकी वजह से काफी टाइम की बचत हो जाती है। Then the next is increase in efficiency. As an employee normally maintains one or more books, his efficiency increases as the same kind of work is being done repeatedly. जब किसी एम्प्लॉय को एक ही तरह का काम दिया गया है, एक ही बुक में उसको सारे एंट्रीज करने हैं, तो वो एक ही पर्टिकुलर तरीके के काम को बार बार रिपीटेडली करने की वजह से उसमें वो एक्सपर्ट हो जाता है, उसकी एफिशिएंसी उस काम के लिए बढ़ जाती है। ये हमारा तीसरा फायदा है। चौथा फायदा है लेस पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। As different subsidiary books are maintained by various employees, the chances or possibilities of fraud becomes less. जब बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के बुक्स में काम कर रहे हैं तो गलत करने का या धोखा देने का जो चांसेस होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि हर एंट्री के रिलेटेड एंट्री दूसरी जगह में होती है। तो क्या होगा कि अगर कोई गलत एंट्री करता है तो दूसरा जब उसकी एंट्री करेगा तो उसको पकड़ में आने में आसानी होती है। तो इस वजह से गलतियां करने का या फ्रॉड करने का, जो धोखा देने का जो मौका होता है वो बहुत घट जाता है जब बहुत सारे लोग मिलकर के काम कर रहे हैं एक ही तरह के काम को। Then the next is flexibility. Number of subsidiary books can be increased or decreased according to requirement.
यहाँ पे एक और सुविधा होती है कि आप सब्सिडी बुक्स को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। आपके अगर ऑर्गेनाइजेशन में अलग-अलग तरह के ज़्यादा हो रहे हैं काम, तो आप सब्सिडी बुक्स को अधिक रख सकते हैं। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कम है, तो वो सब्सिडी बुक्स को घटा सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये बहुत तरह के सब्सिडी बुक्स होने की वजह से ही ये भी एक फायदा है। Then the next is full information at one place. As all the transactions of one nature are recorded at one place, it becomes easy to get information required about the transactions. एक ही तरह के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एक ही बुक में होते हैं। इस वजह से क्या है कि ट्रांजैक्शंस का जो उस पर्टिकुलर इनकम या एक्सपेंडिचर का जो भी रिक्वायरमेंट है, इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, वो बहुत आसानी से मिल जाता है। क्योंकि जितने परचेजेस है वो एक जगह हो रहे हैं, जितने सेल्स है वो एक जगह हो रहे हैं, पूरे कैश बुक में एक जगह हो रहे हैं। तो अगर आपको कैश रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कैश बुक देखेंगे, मिल जाएगा। परचेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इजीली यू कैन गेट इट फ्रॉम द परचेज बुक। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन लेने में भी आसानी होती है। इजी टू चेक, checking will be easy as all the transactions are recorded at one place of book. इससे क्या है कि चेक करने में भी आसानी होती है। अगर परचेज में कुछ गलतियां हो रही है तो सिर्फ परचेज बुक को देखने से वो पहचान में आ जाएगी कि कहाँ पकड़ना आसान है कि कहाँ गलती हुई है। इसी तरह से अगर सेल्स में कोई गड़बड़ी हुई है तो सेल्स के बुक को चेक करना आसान है। एक ही बुक को चेक करना होता है एंड बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती है। Then the next is fixation of responsibility. Usually one employee maintains one book. If there is any error or mistake in a particular book, then employee maintaining the book can be held responsible. ये एक और सुविधा है कि एक इंसान को एक ही पर्टिकुलर तरह के बुक को मेंटेन करने के लिए कहा जाता है। तो अगर किसी कोई गलती होती है तो उसकी जिस पर्टिकुलर बुक में गलती हुई है या जिस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में गलती हुई है, सिर्फ उस इंसान को ही पकड़ा जा सकता है एंड उसी से क्वेश्चन किया जा सकता है या उसको उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि गलती आपसे हुई है। अगर बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के काम को कर रहे हैं तो उसमें पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पे जिम्मेदारी को उसको जिम्मेदार ठहराना थोड़ा आराम होता है एंड उससे क्वेश्चन किया जा सकता है कि क्यों और कैसे गलती हुई है। अब हम देखते हैं, ये तो था हमारे सब्सिडरी बुक्स के बारे में कि कितने तरह के सब्सिडरी बुक्स है, क्या क्या है एंड उनके हमारे फायदे क्या है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले शुरू करते हैं कैश बुक से। हमने शुरू में पढ़ा था कि सब्सिडरी बुक्स जो है कैश बुक से, कैश बुक है, परचेज बुक है करके। तो हम कैश बुक से इसको शुरू करते हैं। पहले मीनिंग ऑफ कैश बुक देखते हैं। All cash transactions, that is both recipients and payments, are recorded in cash book daily, as cash balance is known from this book, as every cash transactions are recorded as daily. All cash transactions, that is receipts and payments, are recorded in cash book. Daily cash balance is known from this book, as every cash transactions are recorded in this book. Bank transactions are also recorded in this book. इसमें क्या किया जाता है कि जितने भी कैश पेमेंट्स हो रहे हैं या कैश रिसिप्ट्स हो रहे हैं, सारे के सारे रोज उसी बुक में लिखे जाते हैं। तो शाम होते होते या बिजनेस के उस डे के बिजनेस के खत्म होते होते डेली की जो कैश बैलेंस है वो पता चल जाता है। इसमें बैंक ट्रांजैक्शंस को भी इस बुक में लिखा जाता है। इसमें कैश ट्रांजैक्शंस के साथ साथ बैंक ट्रांजैक्शंस को भी लिखा जाता है। अब इसका हम थोड़ा सा डेफिनेशन देख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू कार्टर, cash book is that book of original entries in which receipts and payments in cash are recorded. ये ऐसा किताब बुक है जिसमें ओरिजिनल एंट्रीज जो कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स जो है वो लिखा जाता है। ये कार्टर का कहना है। देन अकॉर्डिंग टू Andrew Munro, cash book is used for recording the receipts and payments of money, whether in coins, notes, checks and bank drafts, etc. इसका कहना है कि कैश बुक ऐसा बुक है जहां पे हर वो ट्रांजैक्शन लिखा जाता है जहां पे रिसीव हो रहा है या पेमेंट्स हो रहा है। वो किसी भी कंडीशन में, चाहे आप उसको कॉइन्स में कर रहे हैं या नोट में कर रहे हैं या चेक दे रहे हैं या बैंक ड्राफ्ट दे रहे हैं, जिस भी कंडीशन में आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं या रिसीव्स कर रहे हैं उसको जहां लिखा जाता है, दैट इज नोन एज द कैश बुक। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फीचर्स क्या है। फीचर्स ऑफ कैश बुक। Following are the main features of cash book. Only cash transactions are recorded in the cash book. Cash receipts are recorded on the debit side of cash book and cash payments are recorded on the credit side of the cash book. खाली सिर्फ कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं एंड जितने रिसीप्ट्स होते हैं उसको डेबिट साइड में लिखते हैं एंड जितने पेमेंट्स होते हैं उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाता है।
कैश बुक इज अ लेजर along with being a journal. कैश बुक जो है एक लेजर का भी काम करता है, जर्नल के साथ साथ वो एक लेजर बुक का भी काम करता है। Transactions with bank also recorded along with the cash transaction. इसमें क्या है, कैश बुक कैश रिलेटेड जितने ट्रांजेक्शन हैं उनको तो एंटर करते ही करते हैं, इसके साथ साथ बैंक रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे कहीं चेक इश्यू हुआ है या किसी से चेक रिसीव हुआ है या कहीं पे बैंक ड्राफ्ट दिया गया है या कहीं से एक ड्राफ्ट आया, तो ये सारी चीजें भी इसमें रिकॉर्ड की जाती है। ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज इन दिस बुक। इस बुक में डेट के हर दिन का अलग अलग, हर डेट पे जितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सबको एक साथ किया जाता है। तो इसीलिए ये भी एक आसानी होती है कि हर बुक को अलग अलग तरह के तरीके से इसमें ट्रांजेक्शंस दिए गए हैं। सो इस तरह से इसको भी हम लोग ट्रांजैक्शन को इसमें भी जितने भी इंपॉर्टेंट कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारा हम करते हैं। इंपॉर्टेंसी ऑफ कैश बुक देखते हैं। कैश बुक इज ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंट टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इररेस्पेक्टिव ऑफ साइज। साइज को बिना देखे यहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस को किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होता है। कैश पोजीशन सच एज कैश बैलेंस एट द बिगिनिंग यूजुअली ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, such as bank balance being usually of accounting period, how much cash has come into business, how much went out of, and the balance cash at the end will be known from the cash book. कैश बुक में जितने भी तरह के बिजनेसेस हुए हैं या जितना अमाउंट रिसीव हुआ है और कितना अमाउंट पेमेंट्स में गया है, ये जो बैलेंस है, ये सारा का सारा जो चीजें हैं, ये सारी चीजें हमें कैश बुक के थ्रू मिल जाती हैं। वहां पे कितना अमाउंट बचा है, कितना अमाउंट पेमेंट हुए हैं, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पेमेंट्स हुए हैं, ये सारी चीजें जो है ये कैश बुक के थ्रू ही मिलती है हमें। एंड शाम होते होते उस दिन का जितना भी कैश के ट्रांजैक्शन है उन सारों के बारे में इसमें पता चल जाता है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश बुक। मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश बुक आर, ऑब्जेक्टिव के कैश बुक के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू असर्टेन द डेली बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, to find out total cash receipts and payment during a given period, to verify accuracy cash in hand and cash at bank. ये सारी चीजें जो है इसी से हमें क्या होता है कि कैश बुक मेंटेन करने से कैश कितना हाथ में है एंड कितना कैश बैंक में है इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। उसी के बाद में टोटल कैश रिसीप्ट्स कितने हैं एंड टोटल कैश पेमेंट्स क्या क्या हो रहे हैं एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर में, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है। देन वी आर हैविंग अनदर इंफॉर्मेशन टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक। वेरीफाई करना, चेक करना कि कितना कैश सही जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में है कि नहीं, ये वेरीफाई करना भी आसान हो जाता है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, इसीलिए कैश बुक को अलग से बनाया गया है। सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैश बुक। अब हम देखते हैं सोर्सेस ऑफ रिकॉर्डिंग कैश बुक्स। कहाँ कहाँ से सोर्सेस मिलते हैं जहां से हम कैश बुक में एंट्रीज करते हैं। Cash receipts. A businessman has to issue receipt for cash he received. The main copy will be given to the person for whom the cash was received, and the counterfoil is kept for the accounting record on the basis of which a record was made in cash book. बिजनेसमैन जब इश्यू करता है, कैश रिसीप्ट इश्यू करता है, तो वो कैश जो कैश रिसीव किया है उसको एक रिसीप्ट देता है, मेन कॉपी उस पर्सन को दे दी जाती है जिससे कैश रिसीव किया गया है, एंड उसका जो काउंटरफॉइल है वो अपने पास में रखते हैं बिजनेसमैन, ताकि उसी के आधार पर वो कैश बुक में एंट्री कर सके। इसके बाद में कैश मेमो एक आता है। कैश मेमो इज इश्यूड वेयर देयर इज कैश शेल्स। कैश मेमो इज अ printed one. There will be 2 copies for cash memo. Main copy will be given to the person from whom the cash is received, and other is kept in the file for using for accounting purposes. कैश मेमो में भी 2 कॉपीज बनते हैं। ये एक प्रिंट किया हुआ रहता है, जो ओरिजिनल कैश मेमो है वो उस इंसान को दिया जाता है जिसको कैश पेमेंट करना है,
एंड जो उसका कॉपी है वो अपने पास रखा जाता है, बिजनेसमैन अपने पास में रखता है ताकि उसके आधार पर वो अकाउंटिंग कर सके। Then the third one is vouchers. Whenever payment is made to other parties, either by check or by cash, the receiver issues a receipt voucher in the same way. When amount is received, receipt voucher is issued by the business, which is called voucher, on the basis of which the records are made in the cash book. जब भी इसी तरह से कहीं पे पेमेंट करती है बिजनेसमैन जब कहीं पेमेंट करता है चेक या कैश से, तो उसको एक रिसीट वाउचर मिलता है एंड उसी के आधार पर जब वो वाउचर उससे रिसीव हो जाता है तो उसके आधार पर ही रिकॉर्डिंग की जाती है कैश बुक में। बिजनेसमैन उन वाउचर्स के आधार पर कि यहाँ यहाँ हम लोगों ने पेमेंट्स किए थे, उन चेक्स दिए थे या कैश दिए थे, तो उन वाउचर्स के आधार पर रिकॉर्डिंग करता है पेमेंट होने के बाद। Then cash book is a journal as well as ledger. Cash book is a journal because all cash transactions are recorded in it with the help of vouchers at first. It is a ledger because after entering transactions into cash, there is no need to open a separate cash book. This is also serves the purpose of cash account. This is the reason why the cash book is called both journal and ledger. कैश बुक में क्या होता है, एक बार जितने एंट्रीज है सारे कैश बुक में सारे जर्नल एंट्रीज कर दिए जाते हैं, सारे हेल्प वाउचर्स और रिसिप्ट्स के थ्रू। जब सारे जर्नल एंट्रीज कर दिए गए हैं तो अलग से फिर से एक लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि पहले क्या था कि सारे अकाउंट्स एक जगह होने की वजह से लेजर अकाउंट्स को भी बनाना पड़ता था, लेकिन अभी इस कंडीशन में लेजर अकाउंट्स को बनाने की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कैश बुक को जर्नल एंड लेजर दोनों कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। अब हम देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। कैश बुक भी हम देखे हैं और बहुत पहले हम कैश अकाउंट भी पढ़े थे, तो दोनों में अंतर क्या है। कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड बोथ इन कैश बुक एंड कैश अकाउंट, दोनों में ही कैश का ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एंटर किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद इनमें जो अंतर है वो क्या है ये अभी हम देखते हैं। कैश बुक एंड कैश अकाउंट में डिफरेंस। कैश बुक जो है एक सब्सिडरी बुक है, लेकिन कैश अकाउंट जो है एक लेजर अकाउंट है। दैट इज द बेसिक एंड फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड कैश अकाउंट। इसके बाद में जो सेकेंड वन है, द सेकेंड वन इज दिस इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री इन विच कैश ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ये जो है एक ओरिजिनल एंट्री है जहां पे कैश ट्रांजैक्शंस को लिखा जाता है। देन कैश अकाउंट में क्या होता है, पोस्टिंग इज डन फ्रॉम जर्नल एंट्रीज। कैश बुक में जितने ओरिजिनल एंट्रीज है उनको करते हैं, लेकिन कैश अकाउंट में पोस्टिंग होती है जर्नल एंट्रीज के थ्रू। सो जितने जर्नल एंट्रीज है उसके आधार पर ही कैश अकाउंट में ट्रांजैक्शंस को एंटर किया जाता है। अब तीसरा डिफरेंस है, आफ्टर एंटरिंग transactions in cash book, preparation of cash account is not necessary. कैश बुक में जब सारे ट्रांजैक्शन एंटर कर दिए जाते हैं तो कैश अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कैश अकाउंट में प्रिपरेशन ऑफ कैश बुक इज नेसेसरी आफ्टर जनरलाइजिंग। कैश अकाउंट में जब सारे जनरल एंट्रीज किए जाते हैं तब उसके बाद में उसमें अलग से फिर से एक कैश बुक को बनाना पड़ता है, लेकिन जब कैश बुक बना हुआ है तो उसमें अलग से और एक कैश बुक बनाने की जरूरत नहीं होती। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज कैश बुक। दिस इज ओनली अ मेन बुक। कैश बुक जो है वो सब्सिडरी बुक भी है और कैश बुक भी है, दोनों चीजें हैं, बट कैश अकाउंट जो है वो एक मेन बुक खाली है। एंड देन द लास्ट वन इज इट enters both aspects of cash transactions। यहाँ पे जो है कैश बुक में कैश रिसीव्ड और कैश पेमेंट्स दोनों की ही एंट्री की जाती है, लेकिन कैश अकाउंट में इट रिकॉर्ड्स ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। कैश अकाउंट जो है अलग अलग दो मेंटेन किए जाते हैं, एक कैश पेमेंट्स के लिए होता है और एक कैश रिसीव्स के लिए। कैश अकाउंट दोनों अलग अलग बनाए जाते हैं, किसी एक पर्पज के लिए एक कैश अकाउंट होता है, बट कैश बुक में दोनों पर्पजेस रहते हैं, एंट्री भी रिसीप्ट्स भी होते हैं, पेमेंट्स भी होते हैं, लेकिन कैश अकाउंट में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं होती है। एक पर्टिकुलर काम के लिए एक ही पर्टिकुलर अकाउंट को मेंटेन किया जाता है। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन अ कैश बुक एंड अ
सब कैश अकाउंट, कैश बुक और कैश अकाउंट में ये डिफरेंसेस है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके बारे में आगे कुछ और जानेंगे कैश बुक के बारे में। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गर्ल्स।